गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस अदिति पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? ज़रूर बताएगा मुझे। और अगर क्वेश्चन हो आपको करंट से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर एनालिसिस की जो क्लास थी वो नहीं आ पा रही है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, तो अगर आपको करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ज्योग्राफी या हिस्ट्री से ही रिलेटेड हो, वो पॉलिटी का भी है या कोई भी क्वेश्चन है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप उसे पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो में समझा दिया जाएगा, लेकिन अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियोस जो हैं वो आने लगें। तो आज हम लोग अपने आगे के पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, आपने कल की क्लास देखी है क्या? क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है ना हमारा, लेखनी कला और शहरी जीवन, इसके 5 पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप ऐसे सडन शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो आप इसकी पहली वाली क्लासेस जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगर इसके आगे की भी कोई क्लासेस आएँ तो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा, एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि जो कि पर्वतीय एरिया पे जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा पहुँचती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गांव हैं वो सारा पानी अपनी खेती में यूज़ कर लेते थे, जिसके कारण जो नीचे के स्थान हैं उनमें बहुत ज़्यादा जल की मतलब आवश्यकता अनुसार भी जल वहाँ पे नहीं पहुँच पाता था, इसलिए फसलों का ह्रास होता था। तो हमने इतना देखा। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे कि हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीण को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। पहले क्या होता था ना कि लोग एक एक परिवार ऐसे अलग अलग रहते थे। जैसे हम लोग ही मान लीजिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, तो आसपास के लोगों से अच्छे संबंध हम बना के रहना चाहते हैं ना, कि अगर कोई भी मुश्किल या परेशानी आए तो हम सब एक साथ मिल के उसका सामना कर सकें। लोग कहते हैं ना कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है, यानी कि एकता में शक्ति होती है। तो अगर हम एक साथ मिल के रहते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम तो इसी तरीके से वहाँ के जो मुखिया थे ना, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग भी आइए और हमारे साथ ही मिल के रहिए, एक साथ हम कार्य करें, तो इससे क्या होगा, सभी को प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से लोग रहते थे और अपनी सेना इकट्ठी कर सकें, मतलब कि यदि आवश्यकता पड़े या यदि कभी कोई युद्ध हो तो हम अपनी सेना आसानी से इकट्ठी कर सकें, क्योंकि अगर हमारे पास सेना ही नहीं होगी तो फिर लड़ेगा कौन? तो हम पहले ही हार। इसके लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। जब हम एक साथ रहते हैं ना तो हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक बहुत दूर जगह है, वहाँ पे एक गांव है और अकेला सिर्फ एक ही घर आपका है और आपको वहाँ पे रहना है, तो आप वहाँ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। अकेले आप कैसे रहेंगे? अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? तो इसीलिए लोग चाहते थे कि वो एक साथ रहें और सावधानी पूर्वक भी रहते थे। और इन सर्वेक्षणों से हमें पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या होता है? अच्छा, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? आपको पता है क्या कि विस्थापन क्या होता है? अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप इसे कमेंट में लिख के मुझे बताइए। तो जो विस्थापन है ना, एक तरीके से आप विस्थापन को स्थानांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि हम एक साथ किसी एक स्थान पे रहते हैं, एक छोटे छोटे गांव की बजाय एक बड़ा सा नगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी छोटी दुकान चल रही है, ठीक है, छोटी छोटी दूर दूर दुकानें, अगर हम उन दुकानों की बजाय एक
किसी स्थान पे एक बड़ा सा मार्केट बना दें तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना, लोग वहाँ पे आना पसंद करेंगे। आप जहाँ भी शॉपिंग करते होंगे, कभी होली आने वाली है, बहुत सारे लोग जाएंगे ख़रीदारी करने, तो आप वो जगह चुनेंगे ना जहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ, जहाँ आपको रंग मिल जाए, जहाँ आपको पिचकारी अगर चाहिए हो तो वो मिल जाए, जहाँ आपको कपड़े चाहिए हो तो मिल जाए, जहाँ आपको अगर घर के लिए कोई सामान चाहिए हो, कोई भी पर्दे इत्यादि वस्तुएं, तो वो मिल जाए। तो आप ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ आप एक बार जाएं ऑटो से या अपने वाहन से, तो वहाँ जाके उतरें और फिर अपना सारा सामान लेकर ही घर वापस आएँ। आपको ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो एक जगह से सामान ले, फिर थोड़ी दूर जाए, फिर वहाँ से सामान ले, फिर ऐसे ऐसे करके ले। तो लोग ऐसे ही कोई मार्केट लोग बना लेते हैं और फिर लोग वहीं पे जाते हैं। तो उस तरीके से लोगों ने भी, बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों ने मिलकर एक बड़े नगर का विस्तार कर लिया, जिससे क्या हुआ कि छोटे छोटे गांव उजड़ गए। अब लोग जब चले जाएंगे उस गांव से तो वो गांव तो सूना हो जाएगा। तो वो गांव उजड़ गए और क्या हुआ कि कई सारे भारी मात्रा में लोगों का विस्थापन हुआ, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक स्थान पे चले गए। चलिए आगे चलते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व में 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषिकर भले ही न देना पड़े, पर काम अनिवार्य था। जिन्हें काम पे लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। पहले क्या होता था ना कि मजदूरी और सैलरी जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मुद्राएं ही नहीं थी। तो हम क्या करते थे कि आप हमारे घर ये कार्य कर दीजिए तो हम आपको ये भोजन या कपड़े या ऐसी कुछ चीज़ें दे देंगे। ये अभी भी होता है, आपने देखा होगा। कभी कभार लोग घर के आसपास आते हैं ऐसे गांव से, मतलब कुछ लोग घूमते हुए आते हैं, वो लोग घास काट देते हैं घर के बाहर की, साफ़ सफाई कर देते हैं और उनके बदले में उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते। उनके बदले में आप उन्हें कोई कपड़े दे दीजिए और उन्हें खाना दे दीजिए, पानी इत्यादि दे दीजिए और कुछ पैसे भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बदले में अभी भी ये कार्य होते हैं, लेकिन पहले क्या था, इन्हीं सारी चीज़ों के बदले कार्य होते थे और कोई ऑप्शन नहीं था। तो लोग इस तरीके से कार्य करते थे और उन्हें कोई अन्न हो गया का और भी चीज़ें जो उनके ज़रूरत का सामान है उन्हें ये दे दी जाती थी। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। पहले क्या होता था ना कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मतलब विकसित टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जिससे कि काम को बहुत ही कम समय में किया जा सके। जैसे कि अब क्या होता है कि अगर आपको घर बनवाना है, आपने ऑर्डर दिया दुकान पे जाके, तो वो बालू या सीमेंट जो भी है, एक तो पास में दुकान मिल जाता है, दूसरा उन लोगों के पास वाहन है तो वो 1 या 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा भेज देते हैं। पहले वाहन भी तो नहीं थे उतने अच्छे, तो ले जाने में भी टाइम, लेके आने में भी टाइम, और इमारतें भी बहुत बड़ी बड़ी बनाते थे ये लोग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसमें यही बताया गया है कि लगभग 1500 आदमियों ने 5 सालों तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया है एक मंदिर में से एक मंदिर बनाने के लिए। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने इत्यादि कार्यों में जुटे रहते थे। शासक जिसे हुक्म दे देते थे वो कार्य करता था। जैसे कि मान लीजिए सरकार को कोई प्रोजेक्ट अपना बनवाना है, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार को कोई इमारत बनवानी, राम मंदिर ही मान लीजिए, तो उन्होंने एक कंपनी हायर की होगी ना कि हाँ आपके मजदूर ही इसे बनाएंगे। तो वो वहाँ के शासक हो गए, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हाँ आपको इतने दिन में ये चीज़ें बनानी है। अब वहाँ भी तो 1500-2000 मजदूर लगे ही होंगे। अब वो टेक्नोलॉजी के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य करेंगे ताकि मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी से पूरा हो सके। तो उनके कहने पे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने हिसाब से ही बना देंगे कुछ भी। उसका नक्शा बना हुआ है, उसका मॉडल बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो निर्माण कार्य को करेंगे। तो आगे चलते हैं। मोहर, मोहर क्या होता है? वैसे आप मोहर के बारे में क्या जानते हैं? आपको कुछ
पता है क्या? जगह मोहर तो देखा ही होगा। अगर आपको इसके बारे में एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे बताएंगे मुझे कि मोहर होता क्या है? बताइए। किसी भी चीज़ को मतलब ये प्रमाणित करने के लिए कि ये जो वस्तु है या ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर इसका कोई ना कोई अधिकार है या ये इस चीज़ से किसी प्रकार से संबंध रखती है, उसके लिए हम एक साइन की जगह छाप प्रकृति का यूज़ करते हैं, जिसे हम मोहर कहते हैं, यानी कि शिल्पकृति कहते हैं। भारत में ना प्राचीन काल से इन चीज़ों का यूज़ होता आ रहा है। पहले क्या होता था कि पत्थरों की मोहरें बनती थी, जिन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था। अब कौन सी मोहरें बनती हैं? प्लास्टिक वाली होती हैं, जिनके आगे रबड़ लगा होता है, आपने देखा होगा। तो वो काफ़ी आसानी से बन जाती है। 1-2 घंटे में वो बन जाती हैं अगर आप जाके उसे बनवाना चाहेंगे तो। लेकिन पहले क्या था, ये कम मात्रा में उपस्थित थी और इन काफ़ी ज़्यादा सहेज के रखी जाती थी। इन पे अंकित किए जाते थे कई सारे चित्र। मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी में ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तिली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार लगातार चित्र बन जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। तो पहले क्या होता था ना कि हम इन जो मोहरें हैं इनका उपयोग कई सारे कार्यों में करते थे। जैसे कि मान लीजिए होली आने वाली है, ठीक है, तो कई जगह मठरी बन रही होगी, तो मठरी के ऊपर आपने देखा होगा वो एक स्टैम्प आता है ना, वो एक डिज़ाइन होती है फूल वाली जो हमारे घर में होती है। वो स्टैम्प लकड़ी का बना हुआ होता है, मोस्टली ज़्यादातर घरों में लकड़ी का होता है और मेटल्स का भी होता होगा कुछ घरों में। तो हम क्या करते हैं कि जब वो हम आटा उसका गूंद लेते हैं तो उसके ऊपर वो स्टैम्प ऐसे घुमाते हैं तो वो डिज़ाइन उसके ऊपर छप जाती है और वो अच्छी भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट होती है, तुरंत बन जाती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जब वे मिट्टी के घर इत्यादि बनाते थे ना, तो उन्होंने गोल मोहरें बनाई थी। गोल मोहरें मतलब वो सिलेंड्रिकल आकार की होती थी, कुछ इस तरह की होती थी, ये गोल गोल घूमने वाली। तो इन पे मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, ये डिज़ाइन बन गई। अब अगर इसे किसी गीली मिट्टी पे गोल गोल घुमाया जाएगा तो ये डिज़ाइन जो है ये इस तरीके से छपेगी ना, और पूरे दीवार पे डिज़ाइन छपेगी, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इन चीज़ों का उपयोग करके अपनी जो सुंदरता थी अपने दीवारों की, उन्हें निखारने की कोशिश करते थे। आगे चलते हैं। शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे कि सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ विशाल मात्रा में राजाओं और रानियों की कब्रों के साथ दफनाई गई मिलती हैं। तो जब हमने हमें इनके अवशेष मिले तो हमने क्या पाया कि बहुत सारे हमें कब्र मिली, ठीक है। इन कब्रों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अमूल्य चीज़ें मिली, जैसे सोने, चांदी, सीपियाँ इत्यादि। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोग अमीर घराने के होंगे, मे बी ये लोग राजा या रानी होंगे, क्योंकि इनके साथ दास भी थे, लोगों को भी इनके साथ दफनाया गया था। तो इससे ये पता चला कि जो ज़्यादा मात्रा में पैसा था वो एक विशेष वर्ग की तरफ था। ये रूल तो आज भी है कि जो मनी है हमारी, मतलब पैसा है जो, वो विशेष वर्ग की तरफ ही है। ऐसा तो नहीं है कि देश में जितने भी लोग हैं सभी अमीर हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में देश में लोग गरीबी का सामना भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो विशेष अमाउंट है, बहुत से लोग करोड़पति भी हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा है, और बहुत से लोग इतने भी गरीब हैं कि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और हमें यही तो करना है ना, हमें खुद को इतना ही तो मोटिवेट रखना है कि हम अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बन सकें, तो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें। हम इनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन इनके एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इनके कार्य प्रणालियों को अच्छा बना सकते हैं। कुछ ऑफिसेस हैं, उनकी स्थितियों को सुधार सकते हैं, जो कि इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।